हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नागरिकता के अन्य पहलुओं पर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं पहले तो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नागरिकता कानून 1955। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि भारतीय नागरिकता के उसमें क्या बोलते हैं, भारतीय नागरिकता का जो है वो कानून उसमें बना सकता है। ठीक है, तो संसद को ये शक्ति उपलब्ध है, तो उसी संसद की शक्ति उपलब्ध करके नागरिकता कानून 1955 में लाया गया। ठीक है, जिसमें 5 तरीके से नागरिकता अर्जित करने का और 3 तरीके से नागरिकता छोड़ने का। ठीक है, तो ये हम लोग समझे थे। और 5 तरह के नागरिकता अर्जित करने में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। पहला हम लोग जन्म के आधार पर। ठीक है, दूसरा लेना। ठीक है, तीसरा चौथा, पांचवा। ठीक है, 5 तरीके से हम लोग पढ़े थे। तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से। ठीक है, और 5वां क्या था, जन्म राज्यों को मिला लेना, पंजीकरण, देशीकरण और 5वां था हमारा वंश के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग उस दिन पिछले वीडियो में जन्म वाला पढ़ लिए थे, राज्यों को मिला लेने वाला पढ़ लिए थे और वंश वाला पढ़ लिए थे। हमारे पास 2 वो बच गया था, 2 टॉपिक, पंजीकरण और देशीकरण। ठीक है, तो इतना हम लोग अर्जित करने वाले में 3 हम लोग पढ़ लिए थे, 2 छोड़ दिए थे। ठीक है, और छोड़ने वाले में 3 तरह से होता है। नागरिकता का वो क्या बोलते हैं, त्याग। ठीक है, अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ देना। ठीक है, दूसरा होता है राज्य किसी की नागरिकता से वर्जित कर दे। वर्जित। ठीक है, और तीसरा कोई किसी देश की नागरिकता हासिल कर ले। ठीक है, तो ये 3 तरह से नागरिकता हमारी जो होती है वो छूट जाती है भारत से, और ये 5 तरीके से गेन की जाती है। तो हम लोगों ने 3 तरीके से पढ़ लिया था और 2 तरीके से पढ़ना था, पंजीकरण और देशीकरण। क्या? पंजीकरण और देशीकरण। तो आइए हम लोग पंजीकरण और देशीकरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं पंजीकरण के द्वारा। तो पहले पंजीकरण का मतलब समझ लेते हैं। पंजीकरण, जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे अगर आप हैं आप एक नागरिक, वो क्या बोलते हैं, आप एक इंसान है और किसी चीज के साथ रजिस्टर करते हैं। जैसे हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब अपना नाम उसमें दर्ज कराते हैं, रजिस्टर में दर्ज कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी देश की अगर नागरिकता हमें लेनी होती है तो हमें एक अधिकारी जो डिप्लोमेट बैठे होते हैं नागरिकता देने के लिए, उनसे हमें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है अपनी डिटेल देके। ठीक है,
तो वही एक ऑप्शन है कि पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में हमारे आते हैं। पहला आता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और उसके माता पिता बाहर विदेश में रह रहे हों और कोई बच्चा है, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। कब? जैसे मान लीजिए कोई एक पेरेंट है, इसके एक मतलब एक जोड़ा है, ये दोनों विदेश के नागरिक हैं, विदेशी हैं। ठीक है, पहले देशी थे, पहले भारतीय थे, पहले भारतीय नागरिक थे और बाद में विदेशी हो गए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनके बच्चे का, जब ये भारतीय नागरिक थे तो इनका बच्चा भी भारतीय नागरिक रहा होगा, नागरिक रहा होगा। लेकिन जब इन्होंने विदेश का नागरिकता हासिल की तो इनके बच्चे की भी नागरिकता चली गई, क्योंकि ये 18 प्लस नहीं था, 18 प्लस नहीं था। ठीक है, माइनर था, जिसको कहते हैं माइनर। तो अगर किसी माइनर के पिता और माता भारतीय नागरिकता का त्याग कर देते हैं और विदेश में चले जाते हैं, तो उसको नागरिकता, उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। कब? 18 साल का जब हो जाएगा तब। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि माइनर बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। माइनर बच्चे को नागरिकता दी जाएगी कब? जब वो 18 प्लस का हो जाएगा तब। अगर उसके पिता, उसके पेरेंट्स चुके हों तब। लेकिन एक कंडीशन है इसमें भी कि इनको एप्लीकेशन डालने से पहले, एप्लीकेशन डालने के पूर्व, एप्लीकेशन डालने के पूर्व भारत में 7 साल तक रहना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डालने के पूर्व भारत में 7 साल तक रहना होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन, ठीक है, तो ये पहला कंडीशन पूरा हो गया कि अगर कोई बच्चा माइनर है और उसके माता पिता भारतीय रह चुके हैं तो उस बच्चे को 18 प्लस होने के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो और लेकिन नागरिकता देने से पहले उसे 7 साल तक भारत में रहना होगा। ठीक, लेकिन अगर इसी कंडीशन में उसके माता पिता अगर भारतीय नागरिक अभी भी हों तो उस बच्चे को नागरिकता वैसे ही दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक, अब हमारा आता है दूसरा कंडीशन बी। ठीक है, कोई भी भारतीय मूल का निवासी कोई भी भारतीय मूल का निवासी, तो एक शब्द पे ध्यान देंगे, भारतीय मूल का निवासी। ठीक है, भारतीय मूल का निवासी क्या होता है? भारतीय मूल मतलब 1935 का भारत। 1935 का भारत क्या है? उसके पहले का भी जो अफगानिस्तान वाला भारत था, और क्या बोलते हैं अफगानिस्तान, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अफगानिस्तान मतलब जो पहले का वो अखंड भारत था, उस भारतीय मूल का निवासी अगर कोई रहा हो। इस भारतीय मूल को हम लोग ये समझेंगे, ये तीनों पार्ट खत्म करने के बाद थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि भारतीय मूल क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अखंड भारत का जो मतलब जो पैदा हुआ हो अखंड भारत में। ठीक है, तो कोई भी भारतीय मूल का निवासी, ठीक है, जो एप्लीकेशन डालने से पहले, एप्लीकेशन डालने से
पहले 7 साल भारत में रह चुका हो। ठीक है, तो पंजीकरण वाले में एक वो याद रखेंगे कि हमेशा इसमें 7 साल ही है। ठीक है, पंजीकरण वाले में कोई भी टाइम लिमिट जो है वो 7 साल का लिमिट है। ठीक है, तो 7 साल तक पहले से रहना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन हमारा हो गया कि कोई भी भारतीय मूल का निवासी है जो एप्लीकेशन डालने से पहले 7 साल भारत में रह चुका हो, उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब हम लोग तीसरे कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई अविभाजित भारत का निवासी रहा हो, ठीक है, अविभाजित भारत का निवासी। अविभाजित भारत मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि 1935 वाला भारत। ठीक है, इसको कहते हैं अविभाजित भारत। इसमें से अफगानिस्तान तो अलग हो गया था, लेकिन पाकिस्तान बचा था, म्यांमार भी अलग हो गया था। ठीक है, तो अगर अविभाजित भारत का निवासी है, ठीक है, तो उसको भी 7 साल अगर रहेगा तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, क्या है, अगर अविभाजित भारत का निवासी हो तो 7 साल नागरिकता दे दी जाएगी। चौथा क्या है कि अगर भारत स्वतंत्रता के बाद भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है, यही सिर्फ अलग है। स्वतंत्रता के बाद अगर भारत का नागरिक रहा हो तो उसको 1 साल के अंदर ही नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिक रहा हो, लेकिन अब नहीं हो, लेकिन अब विदेशी नागरिक हो। अब विदेशी नागरिक हो। ठीक है, अब विदेशी नागरिक हो तो 1 साल उसको भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हुए हमारे पास कि रजिस्ट्रेशन से कैसे भारत में नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति जो भी रजिस्टर कर रहा हो, ठीक है, जो भी रजिस्टर कर रहा हो उसको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा हो। एक कंडीशन है। प्रति निष्ठा हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन डाल रहा है नागरिकता के लिए तो वो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठ हो। ठीक है, भारतीय संविधान का रेस्पेक्ट करता हो, तब उसको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की वजह से नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब अगला कंडीशन आता है, एक हम लोग कंडीशन छोड़े थे कि देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे दी जाती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि देशीकरण क्या होता है। जैसे अपना एक देश है, ठीक है, अपना एक देश है और कोई यहाँ इस देश का निवासी नहीं है, इस देश का नागरिक नहीं है, ठीक है, कोई विदेश का नागरिक है,
ठीक है, उस विदेश के नागरिक को अगर हम लोग अपने देश में मिला लेते हैं, अपने देश का नागरिक बना लेते हैं, तो उसको देशीकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बाहर का सामान है अपने भारत में बनाने लगे तो उसका उस सामान का भी देशीकरण हो जाएगा, जो भी मेड इन इंडिया सामान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सामान पहले जापान में बनता था, ठीक है, अब वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई। ठीक है, अब वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई तो इंडिया वाले बनाना अपना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस सामान का एक ए सामान था मान लीजिए, तो इस सामान का देशीकरण हो जाएगा। ठीक है, कि इंडिया में बनने लगा, इंडिया के लोगों को पसंद आने लगा, इंडिया के लिए सब कुछ करने लगा। ठीक है, पैसा कमाने लगा। ठीक है, तो ऐसे ही नागरिकता के, जैसे मान लीजिए जापान का नागरिक है, ठीक है, वो इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है, तो इंडिया ने, भारत सरकार ने क्या किया, उसको अपना नागरिक बना लिया। ठीक, उसको अपना नागरिक बना लिया, तो उस नागरिक बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, देशीकरण होगी। उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे देशीकरण। ठीक है, तो ये आइए समझते हैं हम लोग देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे हासिल की जाती है, तो देशीकरण द्वारा नागरिकता हासिल करने के लिए 3-4 कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ठीक है, वह उस देश का नागरिक हो, कोई एक व्यक्ति है उस देश का नागरिक हो जहां पर भारत के व्यक्तियों को देशीकरण द्वारा नागरिक बनने की रोक नहीं लगाई गई हो। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गया, आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक देश है भारत, ठीक है, भारत, ठीक, और एक देश है पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक, तो अब जैसे भारत का कोई नागरिक है, अब ये चाहता है कि देशीकरण से पाकिस्तान का नागरिक बन जाए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कहती है कि आप देशीकरण से आप देशीकरण से पाकिस्तान के नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है, तो भारत कहेगा कि आप अगर देशीकरण से नागरिक नहीं बनाएंगे तो हम भी नहीं बनाएंगे। तो पहला कंडीशन यही है कि ठीक है, अगर कोई देश भारत के नागरिकों को, अगर कोई देश भारत के नागरिकों को देशीकरण के द्वारा अपना नागरिक बनने से रोकता है, ठीक है, तो भारत भी वहां के नागरिकों को अपने देश में देशीकरण के द्वारा नागरिक बनने से रोक देगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या कहेंगे कि अगर कोई देश, ठीक है, मान लीजिए एक देश है, अगर कोई देश भारत के नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों को देशीकरण से यहाँ का नागरिक बनने से रोक देता है, तो भारत भी यहाँ के नागरिकों को रोक देगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो गया। ठीक, पहला कंडीशन ये हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने से रोक हो। ठीक है, ये थोड़ा सेंटेंस लंबा हो गया। तो पहला कंडीशन यही है कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जिस देश में भारतीयों को नागरिकता देने से, देशीकरण द्वारा नागरिकता देने से रोको। तो पहला कंडीशन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या हुआ, दूसरा कंडीशन ये हुआ कि वह नागरिक बनने के बाद भारत में रहने की इच्छा रखता हो। ये नहीं कि नागरिकता लेने के बाद तुरंत फिर चले गए भारत से कि अब हमको नहीं चाहिए नागरिकता। ठीक है, तो वह क्या हो, भारत का नागरिक बने रहने की इच्छा रखता हो। बने रहने की इच्छा रखता हो। ठीक है, बने रहने की इच्छा रखता हो। ठीक, कि वह भारतीय नागरिक बने रहने की इच्छा रखता हो। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है कि वह किसी देश में भारत के लिए अच्छा काम किया हो, और या तो किसी भी फील्ड में, कला संस्कृति के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा हो अपने फील्ड में। जैसे मान लीजिए कोई कला का व्यक्ति हो
और अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, तो भारत उसको देशीकरण द्वारा अपने देश की नागरिकता दे देगा। ठीक है, तो वो किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा हो। अब किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर टेररिज्म में बहुत अच्छा काम, आतंकवाद में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको भारत नागरिकता देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी देश में किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसमें सब कंडीशन क्या है, जो भारत के हित में हो, भारत के हित में हो। ठीक है, ये नहीं कि किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो किसी देश में आग लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भारत नागरिकता नहीं देगा। भारत ऐसे ही लोगों को नागरिकता देगा जो कोई काम कर रहे हो, बहुत अच्छा हो और वो काम भारत के हित में हो। ठीक है, चौथा, ये सारे लोग भारत के नागरिक बनने के पात्र कब है, जब ये 14 वर्ष मतलब 11 वर्ष तक, ठीक है, 11 वर्ष तक भारत में रहे हों। कब? 14 वर्ष के पीरियड में। जैसे मान लीजिए 14 वर्ष का साल है, उसमें से कुछ कुछ करके पूरा 11 साल भारत में रह रहे हों और लास्ट के 1 साल लगातार भारत में रह रहे हों। 14 वर्ष तक आंशिक रूप से, 11 वर्ष तक 14 वर्ष में आंशिक रूप से और 1 साल लगातार भारत में रह रहे हों। ठीक है, तो ऐसे लोगों को देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित करा दी जाएगी भारत की। ठीक है, तो हम लोग अब पांचों सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कि भारत में नागरिकता कैसे अर्जित की जाएगी। तो पहला सेक्शन हमारा था जन्म के आधार पर, दूसरा सेक्शन था वंश के आधार पर, तीसरा सेक्शन था किसी अन्य देश को अपने देश में मिला लिया जाए, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, गोवा को मिलाया गया था, दादर एंड नगर हवेली को मिलाया गया था, दमन एंड दीव को मिलाया गया था। तो वहां के सिटीजन्स को, वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः ही एक आदेश द्वारा प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो राज्यों को आपस में मिला लिया गया हो। चौथा क्या था? देशीकरण के द्वारा, और पांचवा पंजीकरण के द्वारा। तो देशीकरण और पंजीकरण हम लोग आज पढ़े हैं, बाकी तीनों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा अब अगला टॉपिक क्या होगा? हमारा अगला टॉपिक होगा कि भारत की नागरिकता छोड़ी कैसे जाएगी। कोई अगर भारत का नागरिक हो और वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हो तो वह नागरिकता कैसे छोड़ी जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी नागरिकता कानून 1955 वाला ही लगेगा, उसी में ही नागरिकता छोड़ने का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहला, अगर कोई अपने आप ही दूसरे देश की क्या बोलते हैं, अगर कोई अपने आप ही नागरिकता छोड़ देता है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है, वह भारत से नागरिकता छोड़ देता है, कहता है कि अब हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो स्वतः ही मतलब अपने आप छोड़ देना। ठीक है, अपने आप नागरिकता छोड़ देना। ठीक, अपने आप ही जाए, एप्लीकेशन दिए कि हम नागरिकता कैंसिल करवाना चाहते हैं भारत का, तो वो नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड आ गया। ठीक है, फ्रॉड में क्या आएगा? जैसे फर्जी वीजा ले लिया, फर्जी वीजा। ठीक है, फर्जी तरीके से भारत का नागरिक बन गया। नागरिकता ले, फर्जी तरीके से नागरिक बन गया। ठीक है, या संविधान की
लगातार संविधान की अवहेलना, तिरस्कार, ठीक है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता जबरदस्ती छीन लेगी। जाएगी, ठीक। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ए है, वो यहाँ पे बिना कुछ बताए या कुछ कहे, बिना कोई एप्लीकेशन दिए, बिना कोई नागरिकता अपने आप से छोड़े, बिना कोई फ्रॉड किए, ठीक है, जाता है, एक देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ की नागरिकता उसकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो। हासिल करता है तो, ठीक है। अब इस केस में, तीसरे वाले केस में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट इसको मिटा दें ऊपर से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो अपनी वो एक देश यूएसए की नागरिकता ले लेता है मान लीजिए, ठीक है। तो इसके मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो 18 प्लस से नीचे हैं, 18 माइनस है, ठीक है, 18 से नीचे हैं, तो इनकी नागरिकता अपने आप ही चली जाएगी। अगर इनके कोई बच्चा है 18 प्लस के नीचे, मतलब 18 के नीचे का, तो अगर उसके माता पिता अपनी नागरिकता भारत से दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो इस बच्चे की नागरिकता अपने आप ही चली जाएगी। हालांकि ये बच्चा 18 प्लस होने के बाद, 18 प्लस होने के बाद भारत की नागरिकता क्लेम कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। और ये कंडीशन हम लोग पढ़े थे कब, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले में। पंजीकरण द्वारा हम लोग पढ़े थे कि जब कोई किसी के माता पिता, किसी अवयस्क के माता पिता अपनी नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो उनके अवयस्क पुत्रों, अवयस्क बच्चों की नागरिकता स्वतः ही खत्म कर दी जाएगी। हालांकि ये बच्चे वयस्क होने के बाद से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। तो यही 3 तरीकों से भारत की नागरिकता छूट जाएगी, ठीक है, भारत की नागरिकता छोड़ी जाती है, त्याग किया जाता है भारत की नागरिकता, ठीक है। तो आज हम लोग ये पढ़े हैं कि भारत की नागरिकता कैसे ली जाती है और भारत की नागरिकता कैसे छोड़ी जाती है। अब 2-3 कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग वो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हम लोग बीच क्लास में बोले थे कि लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पहला हम लोग देखे थे भारतीय मूल का निवासी, भारतीय मूल का निवासी। तो भारतीय मूल के निवासी में ऐसे लोग आ जाएंगे जो भारतीय मूल मतलब भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, इन 5 देशों के निवासी रहे हों, इनके माता पिता या ये इन 5 देशों के निवासी रहे हों, तो उनको भारतीय मूल का निवासी कहा जाएगा, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? पहला तो भारत खुद, दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश और पांचवा म्यांमार, ठीक है। इन 5 देशों के निवासी अगर रहे हो तो इनको भारतीय मूल का निवासी कहा जाएगा, ठीक। ये हो गया भारतीय मूल का निवासी। अब एक होता है, इसको हिंदी में लिखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत,
ठीक है। तो क्या होता था, जब कंपनी अपना शासन करती थी तो चार्टर एक्ट एक आता था, ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन अंत हो गया, कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद राज करने लगी, ठीक है। और उसका हेड कौन था? ब्रिटिश की महारानी। तो भारतीयों पर जो ब्रिटिश संसद राज करने, तो वहां के ब्रिटिश संसद से जो कानून पारित होते थे वो भारत में लागू होते थे। तो इसी क्रम में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, छोटा संविधान इसको कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारे अनुसूची, बहुत सारे भाग इसी एक्ट से लिए गए हैं, इसी अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, म्यांमार को अलग कर दिया गया था, ठीक है, भारत से। और पहले म्यांमार, पाकिस्तान और भारत 1935 से पहले म्यांमार, पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक ही देश थे, इंडिया जिसको कहते हैं। लेकिन 1935 के बाद म्यांमार को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो बचे कौन? पाकिस्तान और इंडिया बचे, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत जब भी बोलेगा तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि जो भारत है और जो पाकिस्तान है, इन दोनों देशों के निवासी, ठीक है, दोनों देशों को मिला के कहा जा रहा है, क्योंकि 1935 में भारत और पाकिस्तान एक ही था, जो कि 1947 में माउंटबेटन के प्लान के द्वारा उसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935। अब तीसरा कंडीशन, तीसरा शब्द है एक, तीसरा शब्द है आजाद भारत। तो आजाद भारत आप लोग समझ ही रहे होंगे, आजाद भारत मतलब 1947 के बाद का भारत, ठीक। संविधान लागू होने के बाद का भारत, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद का भारत, ठीक है, इसको आजाद भारत या स्वतंत्र भारत भी कहते हैं, स्वतंत्र भारत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट थे जो हमें समझना जरूरी था किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग ये नागरिकता अर्जित करना और नागरिकता त्यागना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में OCI क्या होता है, OCC क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये सब पढ़ेंगे। CAA NRC के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट जो CAA बेसिकली क्या होता है, कि जो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट था उसमें ही संशोधन CAA कहलाता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको रिवाइज करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर पसंद आए तो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।